स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास 12th है आपकी, उसका हिंदी का एक चैप्टर है जिसका नाम है जहां से कोई वापसी नहीं है। सपोर्टिंग मटेरियल से हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, साथ ही के साथ हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर से किस किस भाग से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना है। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? जहां से कोई वापसी नहीं। तो वो चैप्टर का नाम पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि एक ऐसी स्थिति की या एक ऐसी जगह की बात होने वाली है जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां से कभी वापस नहीं लौट सकते। ये अगर बेसिकली मैं बताऊं तो ये चैप्टर आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। आज के जमाने में एक तो विकास के कारण, किसके कारण? विकास के कारण हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आएगी जब पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आप सभी को पता है मनुष्य के लिए रहने के लिए पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे 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 हम देख रहे हैं हमारा पर्यावरण जो है विकास के कार्यों की वजह से खराब होता जा रहा है और इस वजह से ही ऐसा कहा गया है कि जहां से कोई वापसी नहीं। जब हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया तो उसके बाद दोबारा वैसी स्थिति बनने में हजारों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे और हमारी एज केवल अधिकतम देखें एवरेजली तो 100 वर्ष तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो दोबारा हमारे लिए वहां पर पहुंचना ये संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया में आप सबको पता है जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर काटती है, ऐसे और भी ग्रह जो सूर्य के चक्कर काटता है, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर मनुष्य निवास करता है, जीव जंतु रहते हैं, या फिर जो बायोस्फीयर है, परितंत्र है आप सभी के लिए, इकोसिस्टम है। ये जो बायोस्फीयर या इकोसिस्टम है ये केवल हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है ना उसकी वजह से। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, हम सोचे कल को चलो मंगल ग्रह पर जाकर रहते हैं, तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। वहां पर हमारे लिए जीने के लिए उपयुक्त वातावरण है ही नहीं। इसीलिए तो यहाँ पर पृथ्वी पर है और ये जो पर्यावरण पृथ्वी पर है हमारे मनुष्य के लिए रहने के लिए, उसे बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगा है। और वो हजारों लाखों वर्षों का समय जो लगा उसको बनने में, अगर हम उसे विकास के कारण अगर हम बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे, नुकसान कर देंगे, तो आप बताइए क्या यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोबारा हम पर्यावरण के लिए लौट नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में कि पर्यावरण दोबारा से हमारे लिए जैसा था वैसा पर्यावरण नहीं होगा। आज के जमाने में आप रह रहे हो, अभी देख रहे हो, अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें, एक हफ्ते पहले, तो ठंड का माहौल कुछ और था बरसात से पहले, और बरसात के बाद ठंड का माहौल कुछ और हो गया। अब थोड़ा सा गर्म दिन होने लगा है ना। तो ये मौसम का एकदम से जो चेंज हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज है, हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही है। कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, कभी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसा होता है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और पर्यावरण से केवल मौसम पे असर नहीं पड़ रहा, देखो तरह तरह की नई नई बीमारियां हो रही है। तरह तरह के जो लोग हैं उनकी बीमारियों की वजह से, पहले लोग एवरेजली कहते हैं भाई 100 वर्ष तक जीते थे, अब आजकल लोग बाग जो है 60-70 पहुंचता है, बीमारियां अलग अलग तरह की चपटी जाती है और वो मरने को चला जाता है। तो भाई ये चैप्टर जो है, ये लेखक जो है वो लेखक हमें इस चैप्टर में यही बताने वाले हैं कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है और पर्यावरण के लिए हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर। हालांकि एग्जाम्पल इन्होंने एक गांव का लिया है और गांव के वातावरण का लिया है, लेकिन पर्यावरण की को लेकर हमारी जागरूकता कैसी होनी चाहिए इसको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। ये प्रस्तुत पाठ है, इसके लेखक ने पर्यावरण संबंधित सरोकार का मतलब होता है प्राथमिकता। हमारे लिए पर्यावरण की तरफ प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए, यानी पर्यावरण को सेव करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि विकास के नाम पर पर्यावरण का क्या किया जा रहा है? विनाश किया जा रहा है और इससे मनुष्य क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। अब आपको बता देखो, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर विकास के नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और विकास के उन नए नए प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को अपने जो रहने वाले आवास है उसको छोड़कर नई जगहों पर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मनुष्य को अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही है। मनुष्य को अलग अलग प्रकार की क्या आ रही है? समस्याएं हो रही है। देखो, मनुष्य का विस्थापन हो रहा है। क्यों विस्थापन हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण का विनाश हो रहा है। मनुष्य ने अपनी बस्तियां, अपने घर, अपने आवास उन स्थानों पर बनाने शुरू किए जहां पर जल की उपलब्धता थी, जहां उपजाऊ जमीन थी, या फिर जहां पर रोजगार का कोई ना कोई अवसर था, जिस तरीके से मनुष्य जीवन यापन कर सकता है। परंतु आज के जमाने में जितने उद्योगपति हैं वो सारे के सारे इस चीज की ओर ध्यान देते हैं कि उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिल जाए और वहां पर वो क्या करते हैं? अपनी इंडस्ट्री लगा देते हैं
और उस इंडस्ट्री में जो कुछ भी बनाते हैं उसे दुनिया में बेचते हैं। तो जो लोग पहले उस जगह पर रहते थे उन लोगों को उन स्थानों से हटना पड़ता है, क्योंकि वहां पर अब लगेगी नई इंडस्ट्रीज, और नई इंडस्ट्रीज लोगों के विकास के लिए हानिकारक हो जाता है। अरे बात समझ में, हानिकारक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देश का तो विकास होगा लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा, मनुष्य को भी उस जगह से छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा। लेखक ने यह बताया है, लेखक यह बताना चाहता है कि यदि विकास और पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा के बीच में संतुलन ना बनाया जाए तो हमें विस्थापन और पर्यावरण संबंधित समस्याएं आती रहेगी। तो वो लेखक कितनी अच्छी बात बता रहा है, लेखक कह रहा है अगर विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाना होगा। अब आपको पता है विकास और पर्यावरण के बीच में हम संतुलन कैसे बना सकते हैं, आपको पता है? कोई उत्तर देगा मुझको? मैं इसका उत्तर बताता हूं। हम एक विकास करते हैं जिसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का हम ठीक उस तरीके से उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी उसका उपयोग कर सके। इससे क्या होगा, सारे संसाधन खत्म नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ी भी संसाधन यूज कर पाएगी और हमारे पर्यावरण का भी सुरक्षा हो पाएगा। तो लेखक यही बात कहना चाहता है कि हमें विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन लाना होगा, या फिर हमें ऐसे विकास करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। देखो नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन कम नुकसान पहुंचे, जिस जगह पर नुकसान ना पहुंचा जाए हम ऐसी नीतियों को भी देखेंगे जिससे केवल मनुष्य ही देखो इसमें बताया गया कि जिससे केवल मनुष्य अपने जीवन अपने घर से अलग नहीं। देखो विकास की वजह से एक किसान को अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो मनुष्य क्या हो रहा है, मनुष्य केवल अपनी जमीन और घर से ही अलग नहीं हो रहा विकास की वजह से, बल्कि उसके आस पड़ोस का जो परिवेश था, उसकी संस्कृति थी, उसकी पहचान थी, ये सब नष्ट हो गई। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके माँ बाप किसी के उत्तर प्रदेश से, किसी के राजस्थान से, किसी के बिहार से, जैसे मेरे माता पिता बिहार से संबंधित रखते हैं। पहले मेरे पिताजी जब छोटे थे तो वो खेती करते थे। उनकी जो जहाँ पर रहते मतलब मेरा गाँव जो है जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर हमारी संस्कृति के लोग ही रहते थे, लेकिन अब कमाने के लिए वो दिल्ली आ गए। विकास की वजह से जो उन्होंने विस्थापन किया, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनका भाषा, उनका पहनावा, उनका खान पान सब बदल गया। शहर में आ गए हम। अब हम सब देखो बिल्कुल अलग तरीके का जीवन जीते हैं जैसा गांव के लोग नहीं जीते। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो मनुष्य विस्थापित होता है तो केवल उसका जमीन नहीं छूटता, उसका घर नहीं छूटता, बल्कि उसका आस पड़ोस का वातावरण बदल जाता है, सामाजिक संस्कृति परिवेश बदल जाता है, ये सब कुछ बदल जाता है। ये चैप्टर का एक इंट्रो रहा कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। अब हम बात करेंगे पाठ के सार के बारे में। इस चैप्टर का क्या समरी है, इस चैप्टर का क्या सार है, और साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन कैसे ला सकते हैं, तो आप उत्तर क्या बोलोगे? सतत पोषणीय विकास के जरिए हम समाज में क्या कर सकते हैं, पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन ला सकते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो ये विकास का एक ऐसा तरीका जिसमें हम से उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो है इसका क्या कर पाए, उपयोग कर पाए। इसमें सबसे कई बार आपसे पूछा जाता है अमझर से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे? अमझर शब्द का अर्थ है एक ऐसा गांव जहां आम के पेड़ बहुत सारे हैं, यानी वो पूरा गांव ही आम के पेड़ से घिरा हुआ है, घिरा रहता है, और जहां पर आम झड़ते हैं, क्योंकि आम बहुत सारा है, गांव है तो गांव के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और गांव के चारों तरफ पेड़ होने की वजह से क्या है कि भाई बहुत ज्यादा आम के पेड़ है, और जब भी बारिश या फिर आंधी तूफान आता है तो वहां पर आम झड़ते हैं। देखो अमझर, आम का झड़ना, इस वजह से इस गांव का नाम अमझर रखा गया है। आपसे पूछा भी सकता है क्यों रखा गया है, क्योंकि आम वहां पर गिरते हैं या झड़ते हैं। वहां पर ज्यादातर किसके पेड़ है? तो आम के पेड़ है। वहां पर क्या हुआ, अमझर नाम की तो जगह है, वहां पर क्या आया, सरकार ने घोषणा करी और वहां पर एक अमरोली प्रोजेक्ट आया। उस अमरोली प्रोजेक्ट के तहत वहां के लोगों को अब उस जमीन को छोड़कर जाना था। सरकार ने एक प्रोजेक्ट बना दिया कि अब आपको क्या करना है, इस जमीन को यहाँ से छोड़कर जाना है, और नवा गांव में अनेक गांव उजाड़ दिए गए। गांवों को क्या कर दिया गया? उजाड़ दिया गया। और गांव को जब उजाड़ दिया गया मतलब लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया गया और दूसरी जगह ला दिया गया। अब जब इंसान ही वहां नहीं रहेगा तो पेड़ जीवित रह के क्या करेगा? तो यहाँ पर यही लिखा है कि भाई गांव को उजाड़ दिया, तब से आम के पेड़ क्या होने लगे? सूखने लगे, और वहां पर सूनापन क्या हो गया? छा गया, क्योंकि लोग वहां पर थे नहीं, आम खाने वाले नहीं थे, और सूनापन छा गया। ठीक इसी तरीके से एक लाइन आती है पेपर में, बहुत बार ये लाइन आती है, आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये लाइन,
लाइन क्या आएगी आपसे पेपर में पूछी जाएगी, पेपर में ये पूछी जाएगी कि जब आदमी उजड़ेगा यानी आदमी ही नहीं रहेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आदमी ही क्या कहे हो जाएगा, उजड़ेगा, तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से, इस लाइन का क्या मतलब है, तो आप कहोगे कि आदमियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया है, जिस वजह से जो जब वहां पर आम के जो पेड़ है वो क्या होने लगे हैं, वही सूखने लगे। एक क्वेश्चन ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, शरणार्थी बोलते हैं किसको है, शरणार्थी वो लोग होते हैं जो अकाल के कारण, अकाल के कारण या फिर युद्ध के कारण कुछ समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, और जब वो स्थिति ठीक हो जाती है दोबारा अपनी जगह आ जाते हैं। लेकिन आज के समय में जिन लोगों को विकास के नाम पर एक जगह से दूसरी जगह उजाड़ दिया, तो वो लोग क्या है, हमेशा के लिए चले गए, और ऐसे लोगों को ही क्या कहा गया है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। जिन लोगों को औद्योगिकरण की आंधी से अपने घर बार जमीन को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया है, उन लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे लोग जिन लोगों को औद्योगिकरण की वजह से अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है, जैसा आपने देखा अभी अमरोली प्रोजेक्ट आया, जिस वजह से जो नवा गांव था वहां पर जो लोग रहते थे उन लोगों को वहां से हटा दिया गया, और वहां के लोग क्या कहलाएंगे, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहलाएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। अगला अगला है, एक क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक विस्थापन और औद्योगिकरण के विस्थापन में क्या अंतर है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्राकृतिक विस्थापन अभी मैंने बताया कि चाहे कोई बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है, या फिर सुरक्षा का कोई और घटना घट गया, जैसे जंगल से जानवर आ गए, तो लोग उस जगह पर उस समय पर छोड़कर भाग जाते हैं उस स्थान पर। लेकिन जैसी स्थिति सामान्य हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद लोग दोबारा से अपने स्थानों पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को उद्योग की वजह से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है, वो दोबारा कभी भी उन स्थानों पर वापस नहीं आ पाते, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज लगा दी गई है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, प्राकृतिक और औद्योगिकरण के विस्थापन में अंतर क्या है। बाढ़ भूकंप के कारण जब लोग अपने घर को छोड़कर कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, ये प्राकृतिक विस्थापन है। और जैसे स्थिति सामान्य होती है वो वापस अपने घर पर लौट आते हैं, ये प्राकृतिक विस्थापन कहा जाता है इसे। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण के नाम पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जो है विस्थापित किया जाता है, औद्योगिकरण के कारण, विकास के नाम के कारण लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाता है, तो ये लोग कभी भी अपने उस स्थान पर वापस नहीं आ पाते, और इस वजह से इसे हम औद्योगिक विस्थापन के नाम से जानते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे जी कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है, यूरोप और भारत में पर्यावरण की चिंताएं अलग अलग क्यों है। देखो यूरोप में और भारत में पर्यावरण की चिंताएं अलग है। यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले शुरू हुआ, लेकिन वहां के लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अब पर्यावरण पे भी, सुरक्षा पे कदम उठाने लगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा। भारत में पर्यावरण संबंधित जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल अलग होती जा रही है, डिफरेंट होती जा रही है। क्यों डिफरेंट हो रही है? देखो यूरोप और भारत में पर्यावरण की चिंताएं अलग है। यूरोप में मनुष्य और भूगोल के बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रश्न है, जबकि भारत में मनुष्य और संस्कृति। भारत में विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ क्या हो रहा है, भारत में मनुष्य जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर उसकी संस्कृति भी है। आप राजस्थान जाओ, आप बिहार जाओ, आप उत्तर प्रदेश जाओ, वहां के लोगों की संस्कृति उस स्थान पर आपको जिंदा दिल दिखेगी। वहां पे लोग रह रहे हैं तो वहां की संस्कृति दिखेगी। लेकिन यूरोप में संस्कृति बचाने के चक्कर में नहीं है। यूरोप के अंदर वहां के लोग ज्योग्राफिकल या फिर जो वहां का पर्यावरण है उसके साथ साथ भौगोलिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने में लगे पड़े। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है, पेपर में आता है, सिंगरौली नाम की जो जमीन है वहां पर उर्वरा, ये जो आप नवा गांव देख रहे थे, ये सिंगरौली नाम की जगह पर थी, और वहां पर आम के पेड़ थे, आपने देखा। और इस आम के पेड़ की वजह से वो जमीन कैसी थी, बहुत ज्यादा उर्वरा थी, उपजाऊ थी, और वो उपजाऊ जमीन अपने लिए अभिशाप बन गई। क्यों अभिशाप बन गई? सिंगरौली भूमि इतनी ज्यादा उर्वरा थी, इसके जंगल इतने समृद्ध थे कि भाई कई शताब्दियों से लोग, यानी जो जंगलों के आसपास रहते थे वनवासी, हजारों लोग, हजारों किसान अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन जैसे ही वहां पर हम देखते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए जो
हमारे नेता हैं, उद्योगपति हैं, उन लोगों की निगाहें जो थी वो उन सिंगरौली के जंगलों पर पड़ने लगी और उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई कि उन लोगों को वहां से विस्थापित करके वहां पर जितने भी संसाधन हैं उन सारे संसाधनों को अपने पेट में रख सके या अपने जेब को भर सके। यहाँ पर लिखा है तभी दिल्ली के सत्ताधारी यानी जो नेता है और उद्योगपति की आंख सिंगरौली की अपार संपदा से छुप नहीं पाई और उनकी नजर उन पे पड़ गई और सिंगरौली में जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो बैकुंठ और अकेलापन का कारण बन जाती है और काला पानी बन जाती है। यानी वहां पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक वो था, संसाधन था और वो संसाधन उनकी निगाहों में पड़ गई। जैसे आपने केजीएफ फिल्म देखी है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे यहाँ पर जो इतनी ज्यादा उपजाऊ क्षमता है तो इससे सरकार को भी प्रॉफिट होना था, इसलिए सरकार इस स्थान के लोगों को विस्थापित कर रही है। अब इसमें लिखा है प्रकृति के मानचित्र पर जो है राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठा हुआ। और ये आज के जमाने में केवल हम देख रहे हैं कि ये उपजाऊ भूमि ही नहीं है बल्कि ये हमारे देश की एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी थी जो कि अब धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि विकास की वजह से हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे। लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिकरण यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उद्योग वगैरह लगता है, उससे पर्यावरण में क्या संकट होता है। तो ये आपको सबको आता है, लेकिन देखो क्या है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण में बहुत सारे संकट पैदा कर दिए। सबसे पहला, औद्योगिकरण के कारण गाँव के गाँव उजाड़ दिए गए। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख दोगे। दूसरा पॉइंट, लोगों को उनसे जमीन तो ले ली और उनके संस्कृति भी उनसे धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। ऐसा करके वहां का परिवेश खराब हुआ है, मनुष्य का परिवेश उजड़ गया है, मनुष्य की संस्कृति और मनुष्य के बीच में असंतुलन आ गया है। औद्योगिकरण के कारण स्थापित उद्योग से धुआं कचरा फैल रहा है जिससे पर्यावरण में और संकट हो रही है। वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण मनुष्य और संस्कृति के बीच में संतुलन जो था वो नष्ट हो गया है और ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनी है जो संतुलन को बनाए रखने और विकास करने में उसके मददगार है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी लिखे हुए हैं। देखो लिखा हुआ है प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है, तो मैंने बताया था। देखो प्राकृतिक विस्थापन बाढ़ भूकंप इन आपदाओं के कारण होता है और जब लोग उस समय के लिए विस्थापित होते हैं जब तक वहां पर उसका असर होता है, अस्थायी रूप से होता है। जैसे ही वहां का असर खत्म होता है अस्थायी रूप से होता है, क्योंकि तो लोग वापस उस स्थान पर वापस आकर बस जाते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन औद्योगिकरण के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं वो हमेशा के लिए सदा के लिए विस्थापित हो जाते हैं और उन जगहों पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं और वो फिर कभी भी अपने घर अपने परिवेश में नहीं लौट पाते, वो हमेशा के लिए उनके लिए उजड़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया था, यूरोप और भारत में पर्यावरण की चिंताएं किस प्रकार है। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था ये हो गया आपका भाई कंप्लीट।